हमारा पहला सवाल है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी पर। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं वो हमने आपसे पूछी हैं। इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग एंड रिड्यूस टैक्सेस ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक बूम, रिड्यूस स्पेंडिंग एंड इंक्रीज टैक्स ड्यूरिंग अ रिसेशन। देखो फिस्कल पॉलिसी होती है दो तरह की। देखो फिस्कल पॉलिसी को बनाता है हमारा गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है हमारा जो सेंट्रल बैंक है, मतलब कि हमारा आरबीआई है। वो जो फिस्कल पॉलिसी है वो होता है दो तरह का। पहला होता है साइक्लिकल, दूसरा होता है हमारा काउंटर साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब होता है कि जो चल रहा है उसी को सपोर्ट करना। काउंटर साइक्लिकल का मतलब होता है कि जिसको चल रहा है उसका उल्टा काम करना। ठीक है, देखते हैं। मान लो कि हम फॉलो करते हैं प्रो साइक्लिकल पॉलिसी, मतलब क्या, जो चल रहा है उसी को हम लोग और प्रमोट करेंगे। अगर आपके पास इकोनॉमिक बूम है तो जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो बढ़ाइएगा, टैक्स को कम कीजिएगा, जो बूम है उसको और सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि टैक्स को कट करने से जनता के पास पैसा आएगा, वो खर्च करेंगे। जो कंपनीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, अपने आप को एक्सपैंड करेंगी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। अगर रिसेशन है तो गवर्नमेंट जो खर्च है उसे कट कर देगी, टैक्सेस को बढ़ा देगी। इससे क्या होगी? इससे समस्या और गंभीर हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ा देना, ये होता है साइक्लिकल पॉलिसी। दूसरा होता है काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी, मतलब जो चल रहा है ना उसके उल्टी दिशा में जाना। अगर बूम है तो उस समय हम टैक्स रेज कर देंगे ताकि जो गवर्नमेंट है उसकी आमदनी बढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों देखो, जनता के पास पैसा खूब है क्योंकि बूम हो रहा है इकोनॉमी, तो अगर टैक्स बढ़ाए तो क्या होगा? जो गवर्नमेंट है उसको फ़ायदा होगा, जो स्पेंडिंग होगी वो कम कर देंगे। अगर चल रहा है रिसेशन तो गवर्नमेंट जो अपना स्पेंडिंग है बढ़ा देगी ताकि जो गवर्नमेंट का खर्चा है बढ़ जाए, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़े। इसी कारण से चूंकि इंडिया फेस कर रहा है स्टैगफ्लेशन, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की उसको बढ़ा दी जाए ताकि एक्टिविटी है वो बढ़े, और टैक्स को कट करने की बात करी जा रही है। जो है ना पर्सनल टैक्स है ना, इसको कट करने की बात करी जा रही है। तो यहाँ पर जो दोनों बातें हैं वो गलत है। मेरा आंसर यहाँ पर है डी, नाइदर वन नॉट टू आर करेक्ट। क्योंकि इकोनॉमिक बूम में जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो हम लोग बढ़ाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है वो साइक्लिकल की है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों जो है ये काउंटर साइक्लिकल का फीचर नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के बारे में। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी, मगर ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है इलेक्शन कमीशन के अधीन। मेरा यहाँ पर पहला गलत हो गया। ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को जांचता है, उसको स्क्रूटिनाइज करता है। मेरा यहाँ पर बी सही है, मतलब मेरा 2 सही है। बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी हाल में किया गया था कि गूगल ने जो इलेक्शन कमीशन है उसके साथ पार्टनरशिप किया, और जो फेसबुक है उसने पार्टनरशिप किया था ताकि जो पॉलिटिकल ऐड हैं उसको भी देखा जा सके, ताकि जो हमारा चुनाव था लोकसभा वाला उसको फ्री एंड फेयर बनाया जा सके। अगला हमारा सवाल है पहल स्कीम के बारे में। अंडर द स्कीम बेनिफिशरीज बाय एलपीजी सिलेंडर फ्रॉम मार्केट एट द सब्सिडाइज रेट। देखो पहल स्कीम के अंतर्गत जो कस्टमर हैं वो एलपीजी सिलेंडर को मार्केट रेट पर खरीदते हैं। जो सब्सिडी होती है वो उनके अकाउंट में अपने आप ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। तो क्या होता है? दे परचेज सिलेंडर फ्रॉम एट मार्केट रेट। मेरा यहाँ पर पहला गलत हो गया। जो मंत्रालय है वो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। मेरे यहाँ पर सेकंड सही है। बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। देखो जो पहला स्कीम है उसका जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा 2 तरीके से। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार लिंक्ड है तो सीधे मिल जाएगा, अगर आधार से लिंक्ड नहीं है तभी आपको आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा वेरीफाई करके। कौन सा मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था कि कोई भी बेनिफिट, कोई भी जो हमारा है ना वेलफेयर स्कीम, उसको पाने के लिए आधार जरूरी नहीं होगा। जैसे कि सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। अगला हमारा सवाल है नारी शक्ति पुरस्कार पर। इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर वुमेन इन इंडिया। देखो अब कहेंगे कि सर हमारा तो भारत रत्न है, तो यार वो दोनों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये जो नारी पुरस्कार है वो फीमेल का, जैसे कि फीमेल के लिए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। मेरे यहाँ पर पहला सही है। कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देता है। ये इसको अनाउंस करता है नेशनल लेवल पर। जिन महिलाओं ने, जिन संस्था ने काम किया है वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए। मेरा 2 सही है। 1 and 2 सी इज द करेक्ट आंसर।
अगला हमारा सवाल है जो गाम्बिया है उसके बारे में, ये किस कंट्री के द्वारा सराउंड किया जाता है? सेनेगल, गुयाना बिसाऊ। ये जो गाम्बिया कंट्री है ना वो लंबा है, केंचुए के जैसा ऐसा है। इसके तीनों साइड से जो सेनेगल है वो बॉर्डर करता है, केवल एक ही कंट्री बॉर्डर करता है। 1 मेरा सही है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैप देखो, ये दिख रहा है, ये वाला छोटा सा, ये है गाम्बिया, दिख रहा है। इसके तीनों तरफ सेनेगल है, इसका छोटा सा जो एरिया है वो लगता है समुद्र से। अच्छा, यूपीएससी पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर है, तो सेनेगल है, गाम्बिया है, गुयाना है, यहाँ पे सिएरा लियोन है, लाइबेरिया है, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर हैं। अच्छा ध्यान देना, जो सिएरा लियोन है और जो लाइबेरिया है ये अभी सवाल में आया था, क्योंकि यहाँ पर जो वो था ना इबोला, वो फैला हुआ था इन कंट्रीज़ में। अगला हमारा सवाल है पोल फ्लिंग फोर्स पर, इसको फ्रेम किया गया है एनसीईआरटी की जो है ना 11th की किताब उससे। इट रिलेट टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जी हाँ जी, जो अर्थ का रोटेशन है ना इससे संबंधित है हमारा पोल फ्लिंग फोर्स। ये जो पोल फ्लिंग फोर्स है इसको जिम्मेदार बताया था उसने जिसने दिया था ना कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, उसने जो वेगनर है उसने कहा था कि पोल फ्लिंग फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही है। देखो पहले था हमारा पैंजिया, है ना, ये था महाकॉन्टिनेंट, ये टूट करके अलग अलग जो महाद्वीप है उसमें बट गया था। मेरे यहाँ पर पहला सही है, सेकंड सही है, यहाँ आंसर है सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये मैंने क्लिप लिया है एनसीईआरटी क्लास 11th की किताब से। यहाँ पर कहा गया है वेगनर सजेस्टेड दैट मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट वाज कॉज्ड बाय पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। उसने 2 फोर्स को जिम्मेदार ठहराया था, मगर जो कॉन्टिनेंट था उसका ड्रिफ्टिंग कैसे हुआ था? कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्टिंग हुआ था नीचे जो होता है ना मैग्मा का साइकिल जो चल रहा होता है, देखो जिसके कारण जो हमारा बनता है, अरे वो मिड ओशियनिक रिज होती है ना, मिड ओशियनिक रिज जो होती है ये बनता है क्योंकि नीचे चल रहा होता है मैग्मा का साइकिल। ये जो कॉन्टिनेंट है इसको इस तरफ ढकेलता है, इसको ढकेलता है इस तरफ, ये जो साइकिल चलती है, ठीक है ना। इसको बताता हूँ मैं आपको एक जीआईएफ के थ्रू, देखिएगा इसको यहाँ पे। तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पे? मेरा आंसर यहाँ पर है सी। अगला हमारा सवाल है अर्ली फेज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के बारे में। दे सीम्ड टू कॉपी मेथड ऑफ आयरिश टेररिस्ट। जो आयरिश क्रांतिकारी थे उनके मेथड को इस्तेमाल करते थे, जो रशियन निहिलिस्ट थे ना इनको फॉलो किया करते थे। जो अनपॉपुलर ब्रिटिश जो जैसे कि जो लोग थे ऑफिशियल्स थे उनकी हत्या किया करते थे। मेरे यहाँ पर पहला सही है। अभिनव भारत जो था एक सीक्रेट सोसाइटी था, किसका? जो क्रांतिकारी थे उनका। मेरा यहाँ पर सेकंड सही है। मैडम कामा और अजीत सिंह ने यूरोप से जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट किया था। संध्या और कल दोनों जो थे वो न्यूज़पेपर थे किसके? ये क्रांतिकारी जो एक्टिविटी थी उनको सपोर्ट किया करते थे। 3, 4 दोनों सही है। मेरा आंसर क्या है यहाँ पे? डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, सावरकर और हरदयाल तीनों जो थे विदेश में थे, वो लंदन से सहायता कर रहे थे। मैडम कामा और अजीत सिंह सहायता कर रहे थे यूरोप से। 1905 में जो हमारे पेपर थे पब्लिश होने शुरू हुए थे कई सारे, उसमें संध्या था, युगांतर था और कल था। संध्या और युगांतर बंगाल से और कल जो था वो महाराष्ट्र से। अच्छा सवाल पूछेगा आपसे कि जो इंडियन ओपिनियन है, संध्या है, युगांतर है और कल है, इसमें से कौन सा क्रांतिकारी न्यूज़पेपर था? जो ओपिनियन था तो गांधी जी का था, मैंने आपको कल ही बताया था, है ना। संध्या, युगांतर और कल ये जो 3 थे वो हमारे क्रांतिकारी थे। तो जो 4 था 1904 उसमें सावरकर ने ऑर्गेनाइज किया था अभिनव भारत जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी था। अगला हमारा सवाल है 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम पर। इट फैसिलिटेट इंटर स्टेट बाइंग ऑफ सब्सिडाइज्ड राइस एंड व्हीट फ्रॉम एनी राशन शॉप इन द कंट्री। देखो मान लो कि यूपी बिहार का कोई व्यक्ति गया है काम करने पंजाब में, महाराष्ट्र में या फिर किसी और राज्य में, तो उसका जो राशन कार्ड है वो तो बिहार का बना हुआ है, यूपी का बना हुआ है, वहाँ कैसे लेगा राशन? अगर वो राज्य 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम फॉलो कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो जो माइग्रेंट व्यक्ति है अगर उसने अपना राशन कार्ड को लिंक किया होगा आधार से तो वहाँ पर भी वो राशन खरीद सकता है। तो ये जो स्कीम है इट फैसिलिटेट इंटर स्टेट बाइंग ऑफ सब्सिडाइज्ड राइस एंड व्हीट फ्रॉम एनी राशन शॉप इन द कंट्री। मेरा यहाँ पर पहला सही है। यहाँ पर जो आधार कार्ड होगा उसको लिंक करना जरूरी होगा। ध्यान सुनिए, अगर उस व्यक्ति को अपने लोकल स्थान पर लेना है राशन
तो आधार कार्ड जरूरी नहीं है। मगर आपको इस स्कीम का फ़ायदा उठाना है, किसी और राज्य में लेना है राशन, तो आधार को लिंक करना जरूरी होगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो 1 2 सही है, यहाँ पर सी बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है, जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 17 में। लखनऊ पैक्ट 16 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 14 में। तो क्या हुआ? तो देखो पहले कौन आएगा? पहले आएगा गदर पार्टी, 13 वाली पार्टी, मतलब पहले आएगा 1, फिर आएगा मेरा यहाँ पर 4, फिर आएगा 3 लखनऊ पैक्ट, फिर आएगा यहाँ पे 2 चंपारण। 1 4 3 2 कौन सा आया? ए। ठीक है दोस्तों, देखो 13 में क्या आया था? स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। 17 में जो सत्याग्रह शुरू हुआ था चंपारण वाला। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट है वो साइन हुआ था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है उसके बीच में। आपको बताना है कि जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब हुई थी? सवाल नंबर 1। दूसरा, जो हिंदू महासभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको दोनों का साल बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आपके लिए है। जो लखनऊ पैक्ट था, जो सेशन था ना कांग्रेस का, उसको प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, और इसी सेशन में जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे और जो मॉडरेट थे उनका मिलाप हो गया था, और सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कह के संबोधित किया था। जो एनी बेसेंट हैं वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस की। ध्यान सुनना, पहली वुमेन प्रेसिडेंट। अगर पूछे आपसे कि पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, आपको बोलना है सरोजनी नायडू। चलिए अगला हमारा सवाल है राज्यसभा पर। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। हाँ जी, संविधान ने नहीं फिक्स किया है। जो हमारा आरपीए है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसने कहा है कि 6 साल का कार्यकाल होगा और हर 2 साल पर 1/3 मेंबर राज्यसभा के हो जाएंगे रिटायर। मेरा यहाँ पर पहला सही है। ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा कैन इलेक्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही है जी। ऑल यूनियन टेरेटरी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, नहीं, केवल पौंडीचेरी और दिल्ली का ही पॉपुलेशन इतना है कि ये भेज सकते हैं राज्यसभा में अपने प्रतिनिधि। बाकी कोई भी टेरेटरी, मतलब कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब का जनसंख्या इतना है ही नहीं कि वो अपना भेज पाएँ एक एमपी राज्यसभा में। तो मेरा यहाँ पर थर्ड गलत है। नॉट ऑल, ओनली पौंडीचेरी एंड दिल्ली। मेरे यहाँ पर पहला सही है, दूसरा सही है। क्या आंसर आया? ए 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो बातें हो गई हमारे ये वाली आज की। अब हम मिलते हैं अपने कल अपने अगले वीडियो में।